देखो चैप्टर 2 जो है ना हमारा, दैट इज इंडियन इकोनॉमी, और इसका जो फेज हमने पढ़ना है वो पढ़ना है 1950 से लेके 1990 तक का। अब 1950 टू 90 का जो फेज है उसमें आप एक सिंपल सिचुएशन ऐसे देख के चल सकते हो कि इस पूरे टाइम पीरियड में इसको प्लानिंग फेज भी बोलते हैं, बिकॉज हमारी जो पूरी प्लानिंग कमीशन का सेटअप हुआ था वो इसी टाइम पे हुआ था। 5 ईयर प्लान्स की मदद से हमने ये पूरा टाइम पीरियड अपने इकोनॉमी को रन किया है, तो इसलिए इसको प्लानिंग पीरियड भी बोला जाता है। लेकिन अब बात ये आती है कि क्या फैक्ट्स है इसमें याद रखने वाले। तो एक तो 1950 याद रख लेना, बिकॉज 1950 में ही प्लानिंग कमीशन सेटअप हुई थी। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो इंडिया ने बनाया था वो बनाया था 1951 में। फोकस किस पे था? एग्रीकल्चर पे, यानी कि रूरल डेवलपमेंट। तो ये दो चीजें फैक्ट्स याद होने चाहिए। दूसरा, जो आपकी प्लानिंग कमीशन आपने सेटअप करी 1950 के अंदर, उसके अंदर जो भी चेयरमैन होता है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री होता है। तो फर्स्ट चेयरमैन कौन होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद हमसे पूछेंगे कि ये सब तो ठीक है, तो इंडिया की जो पॉलिसी मेकिंग थी वो शुरू से ही किस पे फोकस कर रही थी, कैसे थी? तो एक 48 का फिगर भी याद रख लेना, बिकॉज यहाँ बच्चे गलती कर देते हैं। हम सीधा शुरू करेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, तो बच्चे सोचते हैं वो पहली पॉलिसी थी। पहली पॉलिसी आ चुकी थी 1948 में। तो याद रख लेना 1948 में हमने पहली फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी बना ली थी। तो ये याद रखना है कि फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब आई थी? 1948 में। 56 में क्या आ गया? प्लानिंग कमीशन आ गया। तो ये याद रख लोगे। 1955 में क्या हुआ था? फर्स्ट 5 ईयर प्लान आ गया था। FIP मतलब 5 ईयर प्लान आ गया था। अब हर 5 ईयर प्लान के कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव। लेकिन कुछ ऑब्जेक्टिव हर 5 ईयर प्लान में हमें कॉमन लेके चलने पड़ते हैं। वो हमारी इकोनॉमी के मोस्ट फंडामेंटल या फिर आप बोल सकते हो बेसिक होते हैं। तो अगर आपसे पूछेंगे व्हाट आर द बेसिक गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स या कॉमन गोल्स, तो उसके बाद 4 आते हैं। तो कॉमन गोल्स कौन से रहेंगे? सबसे पहला हम ले लेंगे ग्रोथ। हर कंट्री ग्रोथ चाहती है। फिर क्या चाहिए? सेल्फ रिलायंस चाहिए। हमें इक्विटी चाहिए। हमें मॉडर्नाइजेशन चाहिए। 4 है। पेपर में जो मुझे लगता है ग्रोथ और इक्विटी के आने के चांसेस सबसे ज्यादा रहेंगे। अच्छा, ग्रोथ की बात करते हैं। ग्रोथ का मतलब होता है GDP का बढ़ना, बिकॉज ग्रोथ मींस एक इकोनॉमी की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बढ़ रही है। आप पहले से ज्यादा प्रोडक्शन करोगे, पहले से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज लोग कंज्यूम करेंगे, ये हम चाहते हैं। ठीक है। तो जीडीपी इज द इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ, और जीडीपी का राइज होना ही हमारे लिए क्या है? ग्रोथ है। लेकिन जीडीपी में एक सेक्टर कंट्रीब्यूट नहीं करता, बहुत सारे सेक्टर्स करते हैं। प्राइमरी सेक्टर भी करता है, सेकेंडरी भी कर रहा है, टर्शरी भी कर रहा है। तो उसको क्या बोलते हैं? सेक्टोरल कॉम्पोजिशन। ठीक है। दो वर्ड अभी हमने चैप्टर 1 अगर हम देखें तो चैप्टर 1 में हमने एक वर्ड सीखा होता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। बच्चे कहीं ना मिक्स कर देते हैं। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि आपकी पॉपुलेशन कितना परसेंट किस सेक्टर में काम कर रही है, वर्कफोर्स कितनी है किस सेक्टर में। जैसे इंडिया में सबसे ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में काम करते हैं। ठीक है। लेकिन उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन इतना अच्छा नहीं है, वो परफॉर्म नहीं करता उतना अच्छा। तो हम यहाँ पे देखते हैं जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, उसको बोलेंगे सेक्टोरल कॉम्पोजिशन। तो इंडिया के सेक्टोरल कॉम्पोजिशन में सबसे अच्छा कौन कंट्रीब्यूट करता है? सर्विस सेक्टर। इंडिया में कौन कंट्रीब्यूट करता है? सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा करता है। एग्रीकल्चर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। नेक्स्ट आ जाओ सेल्फ रिलायंस की। तो सेल्फ रिलायंस की जब बात करते हैं तो वी डोंट वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन एनी अदर कंट्री। तो इसमें दो आती है चीजें। एक, हमें अवॉइड करना है किसी भी तरीके की फॉरेन डिपेंडेंस। हम फॉरेन कंट्री पे डिपेंड नहीं होना चाहते, यानी कि गुड्स खुद प्रोड्यूस करेंगे और अपने गुड्स को क्या करेंगे? यूज करेंगे। इंस्टेड ऑफ गेटिंग इंपोर्ट्स हटा के हम क्या करेंगे? डोमेस्टिकली प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है। मेक इन इंडिया कैंपेन जैसे आजकल चल रहा है वो इसी को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है।
नेक्स्ट आता है अवॉइड फॉरेन इंटरफेरेंस। कभी कभी पता है क्या होता है, जब आप बहुत ज्यादा किसी कंट्री पे डिपेंड होना शुरू होते हो ना, तो वो आपकी पॉलिसी मेकिंग में इंटरफेयर करते हैं, आप पे प्रेशर बनाते हैं कि आप ऐसे फेवरेबल पॉलिसीज बनाओ जो उनको फेवर करते हैं, तभी वो आपसे ट्रेड करेंगे। तो ऐसे में हमारी कंट्री के साथ गलत है। भाई हम अपनी पॉलिसी मेकिंग अपने हिसाब से अपने मोटिव में देखेंगे, आपके फेवर के लिए क्यों बनाए। तो उसको अवॉइड करने के लिए भी आपको क्या चाहिए, सेल्फ रिलायंस। तो ये दो ऑब्जेक्टिव इसमें आते हैं। इक्विटी की जब बात करते हो तो वी वांट, यू कैन से रिड्यूसिंग द इनकम इनइक्वालिटी। इसका मतलब ये हो गया कि यू वांट इनकम की इनइक्वालिटी को कम करना। कैसे करोगे, इसके लिए यू कैन डू द रिच और पुअर का जो गैप है वो लो करना है। तो ये रिच पुअर का गैप कम कैसे होगा, हम चाहते हैं कि जो बेनिफिट ऑफ डेवलपमेंट है, जो बेनिफिट ऑफ ग्रोथ है, दैट शुड रीच ऑल दी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। ये आपको लिख के आना पेपर, दैट बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ शुड रीच ऑल दी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। सबका साथ सबका विकास, तो यही तो है। ये सबका साथ सबका विकास क्या नाम की चीज है, ये यही तो कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, वी आर फोकसिंग ऑन ग्रोथ एंड इक्विटी। तो इन दोनों के साथ मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, ग्रोथ विद इक्विटी। ये अलग से क्वेश्चन भी आता है पेपर में, एक्सप्लेन या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्रोथ विद इक्विटी। तो ग्रोथ और इक्विटी दोनों साथ में लेके चल रही है, और आप कोट करके दे भी सकते हो। इन द करंट टाइम्स हमारा जो सबका साथ सबका विकास है वो यही तो चल रहा है, ग्रोथ विद इक्विटी। ठीक है, नेक्स्ट बात करो मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या होता है, चेंज ऑफ माइंडसेट एज वेल एज चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी। सिर्फ टेक्निकली अपने आप को एडवांस कर लेना इज नॉट द पर्पस। मॉडर्न तब बनोगे जब अपनी सोच भी बदलोगे। ठीक है, तो दो चीजें आती है, एक चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी और दूसरा आता है चेंज ऑफ सोशल आउटलुक। सोशल आउटलुक का मतलब हो गया आपका सोचने का नजरिया या देखने का दुनिया को नजरिया जो है वो बदल गया है, परसेप्शन चेंज हो जाएंगी। इसमें आता है जेंडर इक्वालिटी। जेंडर वाली इक्वालिटी कभी इक्विटी में नहीं आती, ये इक्विटी इनकम के बेसिस पे थी। जेंडर वाली बात यहाँ कि भाई अगर आप वुमेन को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इक्वल नहीं देते हो, वेज रेट फेयर नहीं देते हो, तो वो यहाँ की प्रॉब्लम है। सोशल आउटलुक ठीक हो जाएगा, माइंडसेट अच्छा होगा, तो आप इक्वल देखना शुरू करोगे। दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट हियर, नॉट देयर। ठीक है, तो ये आपका कॉमन गोल था और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि सर हमारी जो इकोनॉमी हमने सिलेक्ट कर रखी है, हमने सिलेक्ट कौन सी कर रखी है। देखो इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी, इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी सिलेक्ट कर रखी है। अब इसकी कुछ रीजनिंग देता हूं। पहले होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट वो जिसमें सारी इन्वेस्टमेंट किसकी, प्राइवेट की। सोशलिस्ट वो जिसमें सारी गवर्नमेंट की। बट हमने दोनों का क्या ले रखा है, कॉम्बिनेशन। क्योंकि ना कैपिटलिस्ट वाले इतना प्रॉफिट मोटिव काम करते हैं कि वो वेलफेयर भूल जाते हैं। सोशलिस्ट वाले इतना वेलफेयर पे जाते हैं कि लॉसेस और इनएफिशिएंसी कर देते हैं। हमें इन दोनों का क्या चाहिए, हमने पब्लिक और प्राइवेट दोनों का क्या ले रखा है, मिक्सचर ले रखा है। और हमारे लिए सही भी था। हम कैपिटलिस्ट कैसे ले लेते, सबके पास तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा ही नहीं था। कुछ फ्यू हैंडफुल लोग थे जो रिच थे, वो इन्वेस्टमेंट करके पूरी कंट्री को कैप्चर कर लेते। पहले किसी और के हाथ में थी, अब कंट्री किसी और के हाथ में, प्राइवेट प्लेयर के हाथ में चली जाती, तो हम कैपिटलिस्ट ले नहीं सकते थे। सोशलिस्ट कैसे ले लिया, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, गवर्नमेंट को पीपल को भी देने देनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो चांस देना पड़ेगा। इसीलिए हमने दोनों का कॉम्बिनेशन किया। ठीक है, तो ये याद रखना, वी आर इनटू दिस मिक्स्ड इकोनॉमी। ये हमारे गोल्स हैं। अब देखते हैं कि वन बाय वन हमने क्या पॉलिसी मेकिंग और रिफॉर्म्स निकाले थे। सबसे पहले हमने फोकस अपने एग्रीकल्चर पे किया, बिकॉज हमारी मेन ऑक्यूपेशन तो एग्रीकल्चर पे थी। तो हमने जब प्लानिंग शुरू करी ना, फर्स्ट पॉलिसी चाहे इंडस्ट्रियल थी, इतनी अच्छी सक्सेसफुल नहीं थी, लेकिन जब प्लानिंग कमीशन स्टेप हुई तो 51 से हम मानते हैं कि प्रॉपर प्लानिंग शुरू हुई है। तो जो पहला फोकस है वो एग्रीकल्चर पे ही था। तो हमने जो रिफॉर्म्स निकाले विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर, दोज रिफॉर्म्स आर मेनली ऑफ टू कैटेगरीज। हैं तो बहुत सारे, लेकिन हम उसको दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। हम एक को बोल देंगे लैंड रिफॉर्म्स, ये एग्रीकल्चर सेक्टर में बता रहा हूं, और दूसरे को क्या बोल देंगे,
और दूसरे को बोल देंगे टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स आपका ग्रीन रेवोल्यूशन ही होता है। किसको यूज किया था? HYV सीड, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, मॉडर्न सीड्स आप बोल सकते हो। और अगर लैंड रिफॉर्म की बात करोगे तो इनको इंस्टीट्यूशनल बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे फंडामेंटल चेंजेस करे गए थे। अब क्या फंडामेंटल चेंजेस थे? पहला, हमने अबॉलिश कर दिया मिडिलमैन को, यानी कि जो जमींदारी सिस्टम है वो आपका क्या हो गया था? उड़ा दिया हमने। हमने बोला भाई मिडिलमैन हटेगा। क्यों? हम चाहते थे जो ओनरशिप ऑफ लैंड है वो किसके पास हो? एक्चुअल टिलर के पास। जो कल्टीवेटर है उसको मेहनत मिलनी चाहिए। अच्छा, इसके लिए भी एक रेफरेंस देता हूं। हमारी बुक में ना एक एग्जाम्पल दे रखा है कि ना, सोवियत यूनियन का एग्जाम्पल दे रखा है कि सोवियत यूनियन में क्या होता था, वो अपने कंट्री के ना लोगों को, जो फार्मर वगैरह थे उनको वेज रेट देते थे और उनसे काम कराते थे, और लैंड होती थी गवर्नमेंट की। तो उसमें आपको क्या लगता है कि फार्मर्स को कोई इंसेंटिव मिल रहा है मेहनत करने का? तो जल्दीबाजी, अपने पैसे, अपने तो पैसे मिल रहे हैं ना, फटाफट काम खत्म करते जाओ, वेज रेट फिक्स्ड है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। तो उसके चक्कर में क्या करते थे, वो रॉटन फ्रूट्स को और फ्रेश फ्रूट्स को साथ में इकट्ठे पैक कर देते थे। अब इसमें प्रॉब्लम पता है क्या होती है? अगर आप एक रॉटन फ्रूट फ्रेश फ्रूट्स के बीच में रखोगे तो सारे खराब हो जाते हैं। तो ये उनको समझ में आया कि इसलिए क्योंकि उनका पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता, डायरेक्ट इंसेंटिव नहीं है। तो गवर्नमेंट वो सीख चुकी थी कि हमने वो गलती नहीं करनी है। हम चाहते हैं कि ओनरशिप हमारे बजाय किसके पास जाए? हमारे फार्मर्स के पास। तो गवर्नमेंट ने डायरेक्टली फार्मर्स को दे दी कि लैंड किसके पास जाएगी? एक्चुअल फार्मर ऑफ द लैंड के पास। और इसी की वजह से गवर्नमेंट ने बोल दिया था जो जमींदार है वो अपनी सब लैंड छोड़ो, जो फार्मिंग कर सकता है वो फार्मिंग कर लो, जो नहीं कर सकता लैंड दे दो, गवर्नमेंट लेके रिडिस्ट्रीब्यूट कर देगी। वो बात अलग है कि लोग फॉल्स फेक क्लेम्स करते थे, लूप होल्स को यूज करते थे, कहते थे हम भी फार्मर है, तो वो तो चलो है ही। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगेन इक्विटी के लिए जरूरी है। क्या? लैंड सीलिंग। पूछते हैं कि इक्विटी कैसे करता है? सर ये मैक्सिमम लिमिट है। मैक्सिमम लिमिट किस पे? ऑन द साइज ऑफ लैंड। साइज ऑफ लैंड, एक इंडिविजुअल अपने नाम पे कितनी लैंड होल्ड कर सकता है, गवर्नमेंट इसकी लिमिट लगा दी। तो गवर्नमेंट ने बोला इतना सेट आपको क्राइटेरिया दिया जा रहा है, इतनी लैंड एक इंसान होल्ड कर सकता है। बाकी इसके पास ज्यादा लैंड है तो एक्स्ट्रा लैंड गवर्नमेंट ले लेगी और फिर आगे रिडिस्ट्रीब्यूट कर देगी लैंड वाले लोगों को। तो कोई छोड़ता भी लैंड, लोगों ने अपने पड़ोसियों के और अपने रिश्तेदारों के नाम पे, क्लोज रिलेटिव फ्रेंड्स के नाम पे ट्रांसफर कर दी। तो लूप होल से यूज होते हैं। नेक्स्ट अबॉलिशन हो गया, लैंड सीलिंग हो गया। इसके बाद आप मान सकते हो, हाँ, इसके बाद हमारे पास एक और आता है कोऑपरेटिव फार्मिंग। अब कोऑपरेटिव फार्मिंग का लॉजिक क्या है? तो यहाँ पे हम सबको मिलके इकट्ठे होके काम करने के लिए इनकरेज करते हैं कि आप सब मिल जाओ और आप फिर काम करो। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग का जो सिंपल सिस्टम है वो यही है कि यार छोटे छोटे लैंड पे इतनी अच्छी प्रोडक्शन नहीं होती, जब आप मिलके काम करोगे तो प्रोडक्शन बेटर करोगे। दैट इज व्हाई वी आर फोकसिंग ऑन कोऑपरेटिव फार्मिंग। इसके बाद एक और पॉइंट आता है कंसोलिडेशन। अब ये क्या है? जिनके पास लैंड ही छोटी सी है वो तो कोऑपरेटिव फार्मिंग में चले जाओ। कई लोग हैं जिनके पास लैंड तो काफी सारी है विद इन द लिमिट, बट वो छोटे छोटे एरियाज में बटी हुई है, स्कैटर्ड है। मेरे पास मान लो 3 प्लॉट है, मैं इकट्ठे प्लॉट होते तो मैं इकट्ठी फार्मिंग करता जॉइंटली, लेकिन अब 3 अलग अलग प्लॉट पे तो मैं फोकस नहीं कर सकता। तो गवर्नमेंट को छोटे छोटे लैंड के पीसेस दे दो, गवर्नमेंट जो साइज बनेगा वो आपको कहीं और दे देगी इकट्ठा। इससे होगा ये कि आप ज्वाइंट फार्मिंग तो कर पाओगे, इकोनॉमी ऑफ स्केल तो मिलेगा आपको। ठीक है, तो करना यही है, छोटे छोटे बिट या पीसेस गवर्नमेंट को दे दो, गवर्नमेंट बदले में आपको क्या देगी? एक बड़ा पीस देगी। क्लियर है? कोई इशू? तो दिस कम्स आउट टू बी कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। अच्छा, ये सारे लैंड फॉर्म डन। नेक्स्ट व्हाट वी हैव? टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म। अब टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म का सिंपल लॉजिक क्या है कि आपने मॉडर्न सीड्स यूज करे। कौन से? HYV सीड्स। यही तो प्रॉब्लम थी ना पहले की, प्रोडक्टिविटी लो थी। अब प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर रहे हैं। कैसे? सर ये ना कम एरिया में ज्यादा प्रोडक्शन कर देते हैं क्योंकि ज्यादा फर्टाइल होते हैं, लेकिन इनकी एक प्रॉब्लम है, दे नीड केमिकल्स।
कौन से? केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। तो इनके जो केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स आप डालते हो उनकी हेल्प से इसकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी हो जाती है, बट ये इट बिकम्स कॉस्टली और चीपर, कॉस्टली। इसी वजह से इसको रिच फार्मर्स ने ज्यादा एंजॉय किया है और पुअर फार्मर्स को इसका बेनिफिट नहीं मिला। बट स्टिल अगर इसके फायदे गिनवाने तो गिनवा सकते हैं। प्रोडक्शन बहुत अच्छी हो जाती है, प्रोडक्टिविटी अच्छी है। गवर्नमेंट के पास एक बेनिफिट मिलेगा क्योंकि मार्केट में प्रोडक्शन बहुत अच्छी है ना, तो गवर्नमेंट भी क्वांटिटी होल्ड करके रख सकती है बफर स्टॉक के लिए। क्यों? क्योंकि अगर कोई अननेचुरल मतलब कोई भी नेचुरल क्लैमिटी आ जाती है, कोई अनफोर्सीन सिचुएशन आ जाती है, तो उसको आप हैंडल कर पाओगे। ठीक है। दूसरी आपके पास प्रॉब्लम, आप बेनिफिट जो आपको मिलता है वो होता है सरप्लस वाला, यानी कि मार्केटेबल सरप्लस। एक इंसान फार्मर है, वो अपनी जरूरतों के लिए पहले साइड कर लेगा, जो बची हुई क्वांटिटी है वो बेचता है मार्केट में, इसलिए इसको मार्केटेबल सरप्लस बोलते हैं कि एक फार्मर ने अपने लिए अलग कर लिया, बचा हुआ बेच रहा है, वो भी बहुत ज्यादा हो गया। अच्छा, फार्मर्स की इनकम बढ़ गई, लोगों को ज्यादा इनकम मिलने लग गई, तो अच्छा हो गया। और आप एक बेनिफिट ले सकते हो, जो पुअर इकोनॉमिक ग्रुप के लोग होते हैं, कस्टमर्स जो कंज्यूमर्स होते हैं, जो थोड़े ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए अच्छा हो गया। क्यों? जब मार्केट में शॉर्टेज होती थी ना फूड की, तो महंगे मिलते थे, वो बेचारे अफोर्ड नहीं कर पाते थे। अब क्योंकि मार्केट में अच्छा खासा प्रोडक्शन हो रही है, अच्छी सप्लाई आ रही है, तो प्राइस रीजनेबल है, तो रीजनेबल प्राइस पे खरीदने का मौका मिल रहा है, इसलिए वो भी खुश है। ठीक है। दैट वाज द एंड ऑफ योर एग्रीकल्चर सेक्टर। अगर इसके, चलो एक काम करते हैं, रुक जाते हैं, पहले इसकी बुराइयां भी कर लेते हैं ना, तारीफें करी तो बुराई भी करेंगे। तो बुराई में सबसे पहला क्या बोलोगे? इससे इतने केमिकल यूज करके लैंड की प्रोडक्टिविटी खराब होती है। उसके बाद आप कह सकते हो पेस्ट अटैक के चांसेस बहुत ज्यादा है। इनकम इनइक्वालिटी का पॉइंट ले सकते हो, क्योंकि सर रिच ज्यादा एंजॉय कर रहा और पुअर नहीं कर रहा। और लिमिटेड स्कोप, ये ज्यादा क्रॉप्स में भी नहीं चलता था और पूरी इंडिया में नहीं काम आया था, कुछ फ्यू स्टेट्स में ये सक्सेसफुल था। ठीक है। अच्छा, दिस इज एंड। इसके बाद हमने एक सब्सिडी का ऑप्शन याद रखना है कि गवर्नमेंट ने इसको फिर थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करने के लिए सब्सिडाइज कर दिया कि ठीक है, गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, मतलब डिस्काउंट कंसेशन देगी अगर आप ये लेते हो तो। बट उसका भी कोई फायदा इतना है नहीं, क्योंकि लार्ज सब्सिडीज कौन से ले लेते थे? अमीर फार्मर ले लेते थे जिनके पास पहले ही सब कुछ है, तो पुअर के पास पहुंचता नहीं था। ये गलत। अच्छा, पुअर के पास अगर पहुंच जाता है तो वो मिसयूज करता है, क्योंकि जब आप ज्यादा लैंड पे केमिकल्स डाल दोगे तो और खराब हो जाएगा। सस्ती चीज लोग मिसयूज करते हैं ना, तो वो ओवर यूज होने की वजह से लैंड की फर्टिलिटी और खराब हो जाती थी। ये प्रॉब्लम है। ठीक है। तो डिबेट ओवर सब्सिडीज एक बार रिकॉल कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखनी है वो देखता है, दैट वाज इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। अब ये बताओ, ये फर्स्ट पॉलिसी है या फिर सेकंड? तो बेटा दिस इज दी सेकंड पॉलिसी, बिकॉज फर्स्ट कब आ चुकी है? 48 में। ये सेकंड पॉलिसी जो हमने बनाई थी, इसमें हमने कैटेगराइज कर दिया था इंडस्ट्रीज को, बिकॉज नाउ द फोकस इज मोर टुवर्ड द गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर की ओरिएंटेड है ये पॉलिसी। ये पूरी पॉलिसी किसके ओरिएंटेशन से है? पब्लिक सेक्टर के ओरिएंटेशन से। तो कैटेगराइज कर दिया था इंडस्ट्रीज को। चलो देखते हैं, पहला लेंगे शेड्यूल ए 17, शेड्यूल बी 12, शेड्यूल सी रिमेनिंग। अच्छा चलो एक चीज देखते हैं, इनमें कौन सी आएंगी एक्सक्लूसिवली फॉर गवर्नमेंट। ये वाली 17 इंडस्ट्रीज में सिर्फ कौन काम करेगा? गवर्नमेंट। जैसे रेलवे, न्यूक्लियर प्रोडक्शन हो गया, आर्म्स एंड डिफेंस हो गया, उसके बाद पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये सब यहाँ पे आते हैं। 12th की बात जो करोगे कि 12 इंडस्ट्रीज थी, इनमें खास क्या है? ये सिर्फ गवर्नमेंट के लिए है, ये प्रोग्रेसिवली स्टेट होता है। प्रोग्रेसिवली का मतलब होता है कि मेजॉरिटी स्टेक गवर्नमेंट के पास रहेगा, कंट्रोल गवर्नमेंट के पास रहेगा, प्राइवेट लोग साथ में थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, माइनॉरिटी शेयर ले सकते हैं बस। तो इनमें कौन सी आ सकती है? इनमें आप एल्यूमिनियम ले सकते हो, पेस्टिसाइड्स वाली ले सकते हो। रिमेनिंग इंडस्ट्रीज यहाँ पे बची हुई सारी, ये ओपन तो सबके लिए है, ओपन फॉर ऑल, बट दे आर सब्जेक्ट टू लाइसेंस। तो यहां से एक नया टर्म निकल के आता है
किसी इंडिया में एक लाइसेंसिंग सिस्टम शुरू हो गया कि किसी को कोई भी बिजनेस करना है तो क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस। अब लाइसेंस सिर्फ नए बिजनेस के लिए या एग्जिस्टिंग के लिए भी, नए के लिए भी चाहिए, एग्जिस्टिंग के लिए भी चाहिए, दोनों के लिए आपको फोकस करना पड़ेगा। दैट वाज योर शेड्यूल सी। अच्छा, इन सब के बाद एक चीज और याद रखना, 56 से जस्ट पहले हमने एक ना नीड रियलाइज करी थी 1955 में, एक कमेटी सेटअप करी थी जिसका नाम है कार्वे कमेटी। इस कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था कि आपको स्मॉल स्केल, एसएसआई मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इनको ज्यादा प्रमोट करना चाहिए। इंडिया में ना बहुत बड़े इन्वेस्टर्स नहीं थे, कम कम इन्वेस्टमेंट वाले, छोटी छोटी इनकम वाले लोग, तो वो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट तो कर सकते हैं और वो बिना मशीन के काम करते हैं, तो दे आर मोर लेबर ओरिएंटेड, तो वो एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा ऑफर करते हैं। तो गवर्नमेंट ने इन पे ज्यादा ध्यान देने के लिए कहा था। तो कावे कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी वो ये थी कि आप एक तो प्रोटेक्शन दे दो इस इंडस्ट्री को, स्मॉल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करो। कैसे, कुछ प्रोडक्ट्स रिजर्व कर दो, तो सम गुड्स वर रिजर्व्ड कि सिर्फ स्मॉल इंडस्ट्रीज ही बनाएंगी। दूसरा, इनको बहुत सारे सब्सिडी या इंसेंटिव्स मिलते थे गवर्नमेंट से कि आप इनकरेज हो जाओ। अच्छा, एक चीज और अच्छी थी लाइसेंसिंग वाले में, यहाँ पे भी लाइसेंस में ना, तो लाइसेंस नए बिजनेस के लिए तो चाहिए होता है, लाइसेंस आपको एग्जिस्टिंग को बढ़ाने के लिए भी चाहिए होगा, लेकिन अगर आप बैकवर्ड एरिया में जाते हो तो लाइसेंस जल्दी मिलता है। ये भी बात लाइसेंसिंग की याद रखना। ये 1955 की रिकमेंडेशन हो गई। इसके बाद हमारे पास आता है फॉरेन सेक्टर। तो फॉरेन सेक्टर मतलब फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। मैं देखो यही साइड में बताता हूं। जब आप फॉरेन ट्रेड की बात करते हो, उसमें पॉलिसी निकाली थी जिसका नाम है इंपोर्ट सब्सिट्यूशन। हाँ जी, कितनी पॉलिसी है, इंपोर्ट सब्सिट्यूशन। इस पॉलिसी को ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री। हम चाहते हैं कि आप फोकस किस पे करो, अपनी इंडस्ट्रीज पे फोकस करो। आप बाहर से इंपोर्ट करोगे तो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज कभी स्ट्रांग हो ही नहीं पाएगी। यार अभी तो भी नया नया बिजनेस शुरू करा है, एक अचानक से छोटे से बच्चे को बोलो बड़ी तेज भाग के दिखा तो वो गिर जाएगा, तो हमें उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने बोला यार हमारी जो स्मॉल इंडस्ट्रीज अभी हैं वो न्यूली सेटअप्ड हैं, वो न्यू बॉर्न बेबीज की तरह, इनका तो ख्याल रखना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट उनको कंपटीशन से बचाने के लिए क्या निकाला, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। तो इसका रूल ये है कि बाहर से इंपोर्ट नहीं करना। तो दो रूल निकाले गए, एक टैरिफ लगाया, एक कोटा। क्या फर्क होता है, कोटा मतलब वॉल्यूम पे रिस्ट्रिक्शन, आप कितनी क्वांटिटी बाय कर सकते हो इस पे रिस्ट्रिक्शन लग गई है, ज्यादा इंपोर्ट नहीं कर पाओगे। टैरिफ मतलब टैक्सेस लगा दिए थे, बहुत सारे टैक्सेस लगने की वजह से इंपोर्ट महंगे हो जाते हैं, एंड दैट इज व्हाई डिस्करेज होंगे, लोग नहीं करेंगे इंपोर्ट। सस्ते होंगे तो कोई भी मंगा लेगा, बट टैरिफ लगा दिया इतना ज्यादा कि आप इंपोर्ट नहीं करोगे। ठीक है, इन सब की हेल्प से हमने इसको रिमूव कर दिया। एंड व्हाट अबाउट इन्वेस्टमेंट, अगर बाहर की कंपनीज इंडिया में आके इन्वेस्ट करना चाहे तो हमने कहा जी ऐसा है, इन्वेस्टमेंट छोटी मोटी तो कर लो, ज्यादा नहीं कर सकते। तो ऑलमोस्ट 26% के आसपास ही इन्वेस्टमेंट आ पाती थी, ज्यादा नहीं आ पाती थी। अब बच्चे को कही वो 51 याद आ रहा है, 51% तो हमने तब अलाउ किया था जब हमने ग्लोबलाइजेशन किया। 51 दे दोगे ये तो फिर लिबरल हो गया, ये उस टाइम का था। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाई है, आपको मेजोरिटी स्टेक नहीं मिलेगा, आप इंडिया में मेजोरिटी ओनर नहीं बन पाओगे। आपको छोटी मोटी कंट्रीब्यूशन किसी इंडियन कंपनी के साथ करनी है कर लो, हम टेक्नोलॉजी सीख जाएंगे, लेकिन अगर आपको मेजोरिटी चाहिए, आप चाहते हो 100% इन्वेस्टमेंट यहाँ कर लो, नहीं मिलेगा। तो हमने यहाँ पे काफी रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया। ठीक है, कुछ रीजन पूछेंगे, बताओ गवर्नमेंट ने ऐसा सब क्यों किया। तो पहला रीजन, सर प्राइवेट के पास इन्वेस्टमेंट करने के इतने ऑप्शंस नहीं थे, बहुत कम लोग थे जो अमीर थे जो इन्वेस्ट कर सकते, इसलिए गवर्नमेंट को आना पड़ा। दूसरा, सर उस टाइम पे इक्विटी वेलफेयर करना बहुत जरूरी था, इसलिए गवर्नमेंट को आना पड़ा। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। फिर बात आती है कि गवर्नमेंट ने चलो जो किया सो किया, इससे अच्छा हुआ बुरा हुआ, तो ये पॉलिसी कुछ बहुत फुल प्रूफ नहीं है, इससे बहुत नुकसान है। पहला, गवर्नमेंट की ग्रोइंग इनएफिशिएंसी, गवर्नमेंट ने कंपनीज तो रख ली अपने पास, लेकिन गवर्नमेंट के जो आप कह सकते हो मैनेजमेंट है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती, वेलफेयर मोटिव से आप कभी प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। तो गवर्नमेंट की बहुत सारी कंपनी लॉसेस में थी, पहली प्रॉब्लम। गवर्नमेंट का इतना सारा पैसा कंपनीज में इन्वेस्ट होके ब्लॉक हो गया,
जो वेलफेयर के लिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते तो बेटर होता, हेल्थ एजुकेशन पे लगाते वुड हैव बीन बेटर, आपने पैसा यहाँ ब्लॉक कर रखा है। इसके अलावा आप कह सकते हो गवर्नमेंट से जो एक यहाँ पे और प्रॉब्लम हो रखी है वो ये कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन शुरुआत में तो अच्छा है जब तक आपकी इंडस्ट्रीज थोड़ी सी अपने आप को कंट्रोलेबल ना बना ले, लेकिन कुछ टाइम के बाद कंपटीशन जरूरी होता है। अगर बिल्कुल भी बाहर से कंपटीशन नहीं करोगे तो होगा पता क्या, इतना इनवर्ड हो जाओगे, मतलब अपने आपस में ही देखते रह जाओगे, आपको पता ही नहीं होगा वर्ल्ड मार्केट में चल क्या रहा है, तो आपके क्वालिटी स्टैंडर्ड बहुत पीछे लो रह जाएंगे। आप रोकना तो इंपोर्ट चाहते हो बट आपके एक्सपोर्ट भी गए, क्यों? बिकॉज आपका प्रोडक्ट अब उतना मच्योर नहीं है कि वो वर्ल्ड मार्केट में आके स्टैंड कर सके, तो आप भूल जाओ कि आप एक्सपोर्ट कर पाओगे। इसी वजह से हमारी कंट्री के एक्सपोर्ट ड्रास्टिकली फॉल हो गए, ठीक है, बिकॉज हमारे गुड्स में वो बात नहीं थी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट ही नहीं कर पाते थे, ठीक है। तो दैट वाज द एंड ऑफ योर चैप्टर इंडियन इकोनॉमी, ठीक है।